वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये क्लास 9th है आपकी ऑफिस प्रोसीजर्स की, जो हेल्पफुल रहेगी आपके सभी उन गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में जिसमें आपका पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस ऑफिस प्रोसीजर पूछा जाता है। वैसे ये क्लास हम अभी कंडक्ट करा रहे हैं NITTR, ASO, SO और SSA के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो वैसे ये क्लास 9th है, ऑफिस प्रोसीजर की क्लास, ठीक है। बट आप पोस्ट स्पेसिफिक देखोगे तो वो क्लास का नंबर ज़्यादा होगा। तो चलो साथियों स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9th में हम आज आपको क्या कराएंगे, ऑफिस प्रोसीजर्स कराने वाले हैं। ऑफिस प्रोसीजर्स के अंदर नॉलेज मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो हम आज आपको रीड आउट कराएंगे। साथ के साथ हम लास्ट में मॉक क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मॉक क्वेश्चंस को समझने के लिए थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, शेयरिंग, यूजिंग, मैनेजिंग द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है? एक वो प्रोसेस है जिसमें नॉलेज को बनाया जाता है, शेयर किया जाता है, मतलब किसी इन्फॉर्मेशन को फिर यूज़ किया जाता है। इसी चीज़ को नॉलेज मैनेजमेंट बोलते हैं। अब नॉलेज मैनेजमेंट का हम सिंपल ये कहेंगे, मान लो किसी कोई एक्ट या रेगुलेशन की कॉपी है आपके पास जिसमें मेंशन्ड है आपका कि भाई GPF विड्रॉल किस तरह से आपने कराना है, या आपका कुछ और चीज़ें होती हैं जो आप गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हो अपने इंस्टीट्यूट के साथ। तो जैसे GPF विड्रॉवल है तो उसके एक्ट्स और रेगुलेशंस जो बने हुए हैं वो आपके नॉलेज मैनेजमेंट में आते हैं, बिकॉज वो आपका मैनेज करते हैं उस नॉलेज को। उससे आपका जो फॉर्मेट है उसको क्रिएट करने में, शेयर करने में हेल्प मिलती है। तो इसको हम इनेबलर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग भी बोलते हैं, क्योंकि नॉलेज का मतलब लर्निंग ही होता है, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट हैं ये नॉलेज मैनेजमेंट के। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो हेडिंग आती है हमारी, वो आती है टू ऐड, बोलेंगे इसको, एड्स टू प्रोसेसिंग, ठीक है। तो एड्स क्या होता है आपका? फर्स्ट ऐड नाम सुना होगा आपने, फर्स्ट ऐड। तो ये वही ऐड है। ऐड का मतलब होता है सहायता यानी हेल्प, ठीक है। अब प्रोसेस करने के लिए डाटा को किस किस चीज़ की हेल्प होती है वो इस चीज़ में बताया गया है। तो इसमें होता है, ये वो टूल्स होते हैं जो नॉलेज को मैनेज करते हैं, मोर इफ़ेक्टिव हो जाते हैं अगर इनको मेंटेन किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। अगर नॉलेज मैनेजमेंट का मान लो कोई फॉर्मेट, कोई एक्ट, ये रूल रेगुलेशन की कोई कॉपी है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली सेव है वो कॉपी, तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, रेदर देन कि वो फाइलों में प्रिंट आउट निकाल के लगा हुआ हो रूल, फिर आपको अपने रिकॉर्ड रूम से वो रूल या रेगुलेशन की कॉपी निकालनी पड़े। तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, इसलिए मोर इफेक्टिव हो जाता है अगर एड्स जो हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन है, सेव है आपके सिस्टम में, ठीक है। जैसे इस चीज़ का मतलब हम समझ सकते हैं E फाइल से, ठीक है, E ऑफिस से होता है ना ये E फाइल, E ऑफिस, ये डिजिटली वर्क करते हैं आपके। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। अब जो एड है प्रोसेसिंग के, वो हमने सारे के सारे आपको बताए कि भाई ये काम आते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल समझना ज़रूरी है, जहाँ से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बनेगा कि प्रोसेसिंग के आप एड बताओ हमें क्या क्या होते हैं। तो साथियों आपका ये होता है नोट्स फॉर द सक्सेस, नोट बोलते हैं सक्सेसर। ये मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा। स्टैंडिंग प्रोसेस शीट, स्टैंडिंग गार्ड फाइल, स्टैंडिंग नोट, प्रेसिडेंट बुक और आपका रेफरेंस फोल्डर। ये 6 टाइप के एग्जाम्पल्स हैं अभी जिस पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर ये टिका है, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपका, आई थिंक 12 चैप्टर है, ये 11th या 12th है। तो इस चैप्टर में हम यही बातें करेंगे, इन्हीं सारे के सारे एड प्रोसेसिंग टूल्स की बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपके टूल्स की बातें। तो नोट फॉर सक्सेसर। अब सबसे पहले हिंदी मीनिंग समझो इसका। सक्सेसर का मतलब होता है एक तरह से जैसे राजा है, तो राजा के बाद राजा का जो बड़ा बेटा है, ठीक है, राजा का जो बड़ा बेटा है उसको बनाया जाता है क्या? सक्सेसर। समझ रहे हो ना आप क्या मतलब होता है सक्सेसर का? तो सक्सेसर का मतलब होता है एक वो जो इसके बाद सक्सेस करेगा, इसके बाद राज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है, मान लो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, आप जब जाओगे तो कोई दूसरा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आएगा
तो वो आपका सक्सेसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पर्सन है पहले वाले पर्सन का क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा। अब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा देता हूँ। नॉट फॉर सक्सेसर फ्रॉम हिज हर प्रीडिसेसर इज एन इम्पोर्टेंट टूल टू कीप द वर्क प्रोग्रेस इन फ्लॉलेस मैनर। बिना गलती के काम हो इसके लिए सक्सेसर के लिए नोट बना के जाता है कौन, प्रीडिसेसर। समझ में आया कि भाई ये हमारी फाइल्स हैं, ये हमारे प्रीवियस केसेस हैं, ये हमारी आउटकमिंग्स हैं। तो जो सारा का सारा नोट वो बना के जाते हैं। आप देखोगे जब पीडीएफ ने, जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर की है CSMOP की, जो आपका 2022 वाला एडिशन है, तो उसमें आप पीडीएफ में देखोगे तो ये एनेक्चर दिए हुए हैं, फॉर्मेट दिए हुए हैं। इन फॉर्मेट का फॉर्म आप पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा नोट फॉर सक्सेसर में कौन कौन से पॉइंट हैं जो एक सक्सेसर लिख के जाता है अपने, जो प्रीडिसेसर लिख के जाता है अपने सक्सेसर के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट सिंपल भाषा में समझेंगे, फ्लॉलेस मैनर में काम होना चाहिए बिना किसी गलती के। सबसे पहला ये काम आता है। दूसरा क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ऑफिसर्स हैं, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक चलती रहती है। मान लो आज की डेट में कोई आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है और वो कहीं डेप्यूट हो गया, डेपुटेशन पे अदर इंस्टीट्यूट में वो चले जाते हैं, या उनका प्रमोशन हो जाता है, या उनका ट्रांसफ़र दूसरे सेक्शन में हो जाता है, या वो डेपुटेशन पे होते हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑफिसर्स की मूवमेंट है, इसके हिसाब से आपको नोट टू सक्सेसर चाहिए होता है, ताकि जो आपका वर्क देखने आएगा, जिसको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो मिलेंगी, उनको वो किस तरह से फ्लॉलेस मैनर में कर पाए। तो इसके लिए नोट फॉर सक्सेसर बनाया जाता है। बार बार यही बात समझने को मिलेगी आपको, नोट फॉर सक्सेसर होता क्या है। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंडक्शन मटेरियल, अब देखो ये इंडक्शन कुकर वाला इंडक्शन नहीं है। इंडक्शन का मतलब होता है एक तरह से ट्रेनिंग। ठीक है, जब भी कोई न्यू ज्वाइनी होता है, न्यू ज्वाइनी, तो उसका इंडक्शन क्या होता है, सबसे उसको मिलवाया जाता है, सारी के सारी ऑफिस की कार्य प्रणाली उनको समझाई जाती है। ऑफिशियल काम है जो ई फाइल का हुआ, ई ऑफिस का हुआ, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाती है। तो ये इनकम्बेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे सोचो आज की डेट में चंडीगढ़ का कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, बनवारी लाल पुरोहित, सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, अभी ये चेंज हो गए है ना। तो इनके बाद जो आएगा वो इनका सक्सेसर होगा, लेकिन जब तक ये है तब तक ये इनकम्बेंट है। तो न्यू इनकम्बेंट का मतलब एक तरह से वही हुआ सक्सेसर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम न्यू इनकम्बेंट लिख देंगे, ओके साथियों, अगर यहाँ पे हम न्यू इनकम्बेंट लिख देंगे तो इसका मतलब ही सक्सेसर होता है। ओके, तो जब भी कोई न्यू इनकम्बेंट आएगा तो उसकी ड्यूटी को सही से समझने के लिए भी आपको नोट फॉर सक्सेसर चाहिए। तो नोट फॉर सक्सेसर होता क्या है, इंपॉर्टेंट टूल है, फ्लॉलेस काम करने में काम आता है। जब भी ऑफिसर्स की मूवमेंट होती है तो आपको नोट फॉर सक्सेसर चाहिए होता है। हर एक इंस्टीट्यूट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपका इनकम्बेंट होगा न्यूली, उसको इंडक्शन मटेरियल प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो आई होप नोट फॉर सक्सेसर आप समझ चुके होंगे। ठीक है, कुछ और आपके दिमाग में आता है तो आप पीडीएफ को रीड कर सकते हो। बाकी मेन जो पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए, जो आप नोट कर सकते हो, वो हमने आपको बताए। ठीक है, आप स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड, ये क्या है, अगर वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे तो पता होगा ये एड टू प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो साथियों बात किसकी कर रहे हैं हम, एड्स टू प्रोसेसर्स की प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा सेकंड आपका आ जाता है स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो किसी ऑफिस में यूज़ किया जाता है एक डिसीजन पे जाने के लिए। ठीक है, डिसीजन का मतलब समझ रहे हो ना, मान लो कोई अप्रूवल होना है फाइनल, उस अप्रूवल पे जाने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट होती है जो आपकी काम में लाई जाती है। किस काम में लाई जाती है, उस काम में लाई जाती है जो जैसे रिपीटेड नेचर के काम होते हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड का समझ रहे हो ना। अब स्टैंडर्ड का इसका मैं एग्जांपल यही बता देता हूँ, जैसे जीपीएफ विड्रॉल है। ठीक है, जीपीएफ आप सबको पता होगा, पता है नहीं, आज के डेट में चलता है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, और ये ओल्ड वाला होता है आपका प्रोविडेंट फंड। तो ये जो प्रोविडेंट फंड है, अगर इसमें से कुछ पैसे आप निकालते हो
तो स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट उसकी बनी हुई है, मतलब एक फॉर्मेट बना हुआ है, आप फिल करोगे और आप विड्रॉ करा सकोगे। ठीक है, तो ये चेक पॉइंट प्रोवाइड करता है जो चीज़ें बार बार होने वाली हैं। तो एक स्टैंडर्डाइज नोट या टेम्पलेट होता है ना। अब कुछ ऐसे कदम हैं, स्टेप्स हैं जो हमें रखने होते हैं जब हमने स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट बनानी होती है। इस पॉइंट को आप समझना, ऊपर वाले को आप समझ चुके हो कि अभी स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट होती क्या है। आई होप ये आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है साथियों, अब वो स्टेप्स की बात करेंगे हम जो स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट को जब हम डिवाइस करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमने दिमाग में रखने चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, आपको केस के बारे में पता होना चाहिए कि किस केस से डील करना है, सिचुएशन क्या है, मतलब वर्क आपने करना क्या है, वो पता होना चाहिए अगर आपने स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट बनानी है तो। अब चेक करना है कि कोई ऐसा तो नहीं है जो रिपीटिव नेचर वाला हो, क्योंकि रिपीटिव नेचर वाला होगा तो उसमें क्या करना होगा आपको, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, एवरीवन गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी होगा वो उस फॉर्मेट को ले जाएगा, फिल करेगा, और उससे रिलेटेड जो जो उसके काम हैं, चाहे वो वीट लोन हो, चाहे उसका जीपीएफ विड्रॉल हो, या और ऐसी कोई स्कीम्स हैं जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या आपका इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है, तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट में आपको ध्यान रखना है कि रिपीटिव नेचर वाले हैं या नहीं है। अब उन सब की लिस्ट बना लेनी है पॉइंट्स की जो आप सबमिट करोगे जब आप केस को सबमिट करोगे। ठीक है, आपके दिमाग में होने चाहिए कि भाई ये पॉइंट्स है, इन पे मुझे काम करना है। अब इन पॉइंट्स को, पॉइंट आपने समझ लिया, अब इन पॉइंट्स को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। समझ में आ रहा है ना लॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है? लॉजिकल सीक्वेंस ये है कि जिस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हो, अगर वहाँ पे पहले एचओडी के सिग्नेचर होने हैं, इनिशियल होने हैं, तो पहले एचओडी साइन करेगा, उसके बाद लॉजिकली क्या होगा, फिर मान लो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो साइन करेगा। मतलब एक लॉजिकली आपको पता होना चाहिए कि भाई अब ऐसे ऐसे काम करना है। ठीक है, तो ये 4 के 4 पॉइंट है। 5वां पॉइंट, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ ये। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं जब आप स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट को डिवाइस करोगे, बनाने का सोचोगे। ठीक है, कि भाई क्या कौन कौन से हैं, कि केस क्या है, रिपीटिव नेचर है या नहीं है, लिस्ट ऑफ पॉइंट बनाने हैं, उसके बाद उन पॉइंट्स को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। 4 बातें, छोटी छोटी बातें हैं, मैंने आपको दोबारा से समझाई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, सीक्वेंस है जो वो कौन सा अडॉप्ट करना है आपने, क्या सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, अब ये सीक्वेंस है, बोला था ना कि लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करो। अब वो ही सीक्वेंस मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा उस सीक्वेंस में। पहले जो फैक्ट ऑफ केस के फैक्ट हैं कि भाई ये मैटर है, आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा कि रूल रेगुलेशन क्या बोलते हैं इन फैक्ट्स पे। फिर उसके हिसाब से आप बताओगे कि अब काम क्या करेंगे हम, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। जब वो पता लग जाएगा, फिर आपने इंडिकेट करनी होगी कि कंपीटेंट अथॉरिटी कौन है जिससे आपका फाइनल अप्रूवल मिलने वाला है। डायरेक्टर से मिलेगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलेगा, डेप्यूटी डायरेक्टर अगर कोई है वहाँ से मिलेगा, या आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ होता है, वहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि कौन कौन से डिसीजन है जो आपने लेने हैं, वो पॉइंट्स बताने हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सीक्वेंसेस हैं। उसके बाद क्या होगा, वो हमने जो आपको 4 पॉइंट बताए ना, वो 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं, क्योंकि उन 4 पॉइंट के बाद ही ये 5th पॉइंट है हमारा कि अब हमने एक फॉर्मेट को डिज़ाइन करना है। ठीक है, 4 पॉइंट पता है ना आपको, मैंने कौन से बताए, मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये जो 4 पॉइंट है, आप सीरीज़ देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। डी तक हमने यहाँ पे बात की, ई पे हम आगे करेंगे, उससे पहले डी का हमने कुछ समझना था, वो हम समझ चुके हैं। ठीक है, कि भाई सीक्वेंस किस तरह से यूज़ करना है आपने। अब एक फॉर्मेट को आप डिज़ाइन कर लोगे। फॉर्मेट जब डिज़ाइन हो जाएगा तब आप क्या करोगे, एक जो स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट है ना, उसका ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, और उसको क्लियर कौन करेगा, सेक्शन ऑफिसर या ब्रांच, ये आपने याद रखना है। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं ना जब लेटर की प्रिपरेशन करते हैं तो ये आपने याद रखना है। अब ड्राफ्ट बना है, अभी वो फाइनल नहीं बना। उसके बाद क्या होगा, ब्रांच ऑफिसर या सेक्शन ऑफिसर वो ड्राफ्ट बना देंगे। उसके बाद अब एक टेस्ट रन होगा कुछ केसेस पे उस स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट को लेके कि क्या ये वर्क करता है। कुछ और चेक पॉइंट्स हैं, कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसमें ऐड करने हैं या विड्रॉ करने हैं, वो आपको पता लग जाएगा।
उसके बाद आपने यही लाइन मैंने अभी आपको बताई कि रिवाइज करना है अगर कुछ रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आई पॉइंट जो है, एच के बाद आई पॉइंट आता है, वो होता है फाइनलाइज। अब आपका क्या हो जाता है, अब आपका वो सारा का सारा फाइनलाइज हो जाता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट, स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट SPS, इसका जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है साथी, तो इसका जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है आपने याद रखना है, ठीक है। आपके पेपर में काम आएगा, आपको पता होगा एज पर सीक्वेंस क्या क्या आपने अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, वो साथी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोस का व्यूअर है, बिकॉज इसी तरह के वीडियो हमारी प्लेलिस्ट जो निटर के नाम से प्लेलिस्ट है, टारगेट निटर ASOSS से, उसमें ये ऐड होती रहेंगी वीडियोस। मैं फिर बच्चों को बता देता हूँ, बच्चे पूछते हैं कई बार कि अभी जो टोटल 14 या 15 वीडियोस हैं हमारे प्लेलिस्ट में, क्या वो सफिशेंट है ASO के लिए? तो वो सफिशेंट नहीं है, क्योंकि उसमें ऐड होती रहेंगी। सिलेबस अभी और भी बाकी है, बाकी आप उनको रिवाइज करते रहो, आपके हेल्पफुल रहेंगे। अच्छा, ई फाइल में क्या होता है, ई फाइल में आप क्या करते हो कि डिज़ाइन कर सकते हो टेम्पलेट को, फॉर्मेट को, है ना। और रिपीटिव नेचर के जितने भी केसेस होते हैं, जैसे ये मैंने अभी बताया था आपको कि भाई एडवांस लेना है या आपने विड्रॉल करना है GPF से, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट को है जो आपने रिव्यू करना है पीरियोडिकली। जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा ना इसके बाद, एड्स टू प्रोसेसिंग वाली, ठीक है, एड्स ऑफ प्रोसेसिंग, इसमें लास्ट पॉइंट आपने यही याद रखना है कि हर चीज़ को रिव्यू करना है पीरियोडिकली, तभी वो चीज़ आपके काम आएगी, नहीं तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, आपके काम नहीं आएगी। आपका जो फॉर्मेट है वो ओल्ड फॉर्मेट रह जाएगा, एज पर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। तो रिव्यू करना होता है, रिव्यू करना के बाद में कोई चेंजेस होते हैं तो वो भी करने पड़ते हैं हमको, ठीक है। अब ज़रूरत बताते हैं हम कि क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी कि हमने स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट बनाई। स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट के बारे में पढ़ लिया कि ऐसे बनेगी, क्यों बनानी है, क्यों ज़रूरत है इसकी, क्या हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि अगर कोई रूल की पोजीशन में चेंजिंग होती है या प्रोसीजर में कोई चेंजिंग होती है तो हमें स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट को रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। ये रिवाइज की बात है कि भाई चेंज होगा तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा ना SPS को, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट को आपने क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। अभी तक मैंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है, तो अटेंटिवली क्लास देखते रहो। होमवर्क में 1-2 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे, बीच बीच में मैं पूछता रहूँगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, स्टैंडिंग गार्ड फाइल। तो नेक्स्ट हमारा A2 प्रोसेसिंग कौन सा है, तो ये है हमारा स्टैंडर्ड गाइड। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा स्टैंडिंग गार्ड फाइल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपने मेंटेन करना होता है ताकि आप किसी डिसीजन को प्रोसेस कर सको और उसके फाइनल डिसीजन पे पहुंच सको। स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग, स्टैंडर्ड, लास्ट हमने आपको क्या पढ़ाया, SPS पढ़ाया। अभी क्या पढ़ेंगे हम, SGF पढ़ेंगे, यानी स्टैंडिंग गार्ड फाइल। तो स्टैंडिंग गार्ड फाइल क्या होती है आपकी, क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी, बिकॉज आपको पॉलिसी और प्रोसीजर्स का है ना, जो अगर कोई नया ऑफिसर आता है उनके मेन काम की है, आपने बस ये याद रखना है कि ये चीज़ आपके नए ऑफिसर के काम की है। तो उनको ये भाई बताता है कि पॉलिसी प्रोसीजर ये थे। क्विक सबमिशन डिस्पोजल ऑफ केसेस, इससे क्या होगा कि अगर कोई केस आता है तो आपके पास स्टैंडिंग गार्ड फाइल होगी, उसके हिसाब से आप पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को देख पाओगे और डिसीजन लेके उसका क्विक डिसीजन करके उस केस को कंप्लीट डिस्पोज कर पाओगे, ठीक है। इसका मतलब होता है जो वॉल्यूमस ओल्ड फाइल है ना, उसकी भी ये जगह ले लेता है कि भाई पुरानी फाइलें हैं जो बहुत सारे पेपर्स हैं, उसमें ढूंढने से अच्छा है कि स्टैंडिंग गार्ड फाइल आप बनाओ और ये सारा का सारा आपका काम उससे हो जाता है। नेक्स्ट होगा जो प्रीवियस पेपर है ना, अब प्रीवियस पेपर नेटर के पेपर नहीं, प्रीवियस पेपर का मतलब इम्पोर्टेंट पेपर्स जो हम यूज़ करते हैं फाइल में। तो ये उस सब्जेक्ट के पेपर्स के लिए भी हमारी हेल्प करता है कि भाई उन पेपर्स को कहाँ पे लोकेट करना है, कहाँ पे रखना है, स्टैंडिंग गार्ड फाइल, ठीक है। उसी में वो पुराने पेपर्स होंगे जिसमें आपकी पॉलिसी और प्रोसीजर मेंटेन होंगे। तो इतनी सी बात है जो आपने समझनी है। अब स्टैंडिंग गार्ड फाइल को मैं समझा देता हूँ आपको, इसकी कंपोजिशन आपने समझनी है।
तो कंपोजिशन में ना इसके एक तरह से 3 पार्ट्स का कंपाइलेशन होता है। कंपाइलेशन समझते हो ना, गठजोड़, 3 पार्ट मिला के बनता है। तो पहला पार्ट है जो आपका, मैं ये समझा रहा हूँ, एक रनिंग समरी होती है कि समरी बताई जाती है कि भाई प्रिंसिपल्स क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, ठीक है। और कोई डिसीजन अगर ऑर्डर कोई निकला है तो वो भी उसके साथ मेंशन होता है। दूसरा पार्ट होता है आपका वो कॉपी ऑफ द डिसीजन या ऑर्डर, उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना होता है कि भाई 2007 में आपका ये ऑर्डर था, फिर ये अमेंड होकर 2009 में इस तरह से आया, फिर आज की डेट में 2024 में थर्ड अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट के बाद ये हो चुका है। तो ये आपने क्रोनोलॉजिकली अरेंज करके रखना है। ऊपर आपको 2024 रहेगा, नीचे 2009 रखा रहेगा, उसके नीचे 2007 रखा रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपने करना होता है। स्टैंडिंग गाइड फाइल का तीसरी चीज़ क्या होगी? तीसरी चीज़ होगी जो भी कम्युनिकेशंस हुई हैं उस केस को पुट करने में, उन केसेस को रन करने के लिए उनके जितने भी फॉर्म्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कि भाई अलग अलग स्टेजेस पे उस काम को प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से मॉडल फॉर्म्स हैं जो आपने यूज़ किए हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर गाइड फाइल के बारे में आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा ना, स्टैंडिंग गाइड फाइल, तो अब समझ में आ गया होगा कि ये 3 चीज़ों से मिलके बनती है। कि भाई एक तो प्रिंसिपल्स की समरी होती है इसमें, एक ऑर्डर की कॉपीज़ होती हैं इसमें, और एक कुछ फॉर्मेट है, एनेक्सेस हैं, वो होते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, 100% मुझे भरोसा है, ठीक है साथियों। अब स्टैंडिंग गाइड फाइल तो ठीक है, लेकिन बनाना कैसे है? तो बनाने के भी 3 पार्ट्स हम बताते हैं। पहले आपको क्या करना है? बिल्ड करना है। अगर क्रिएट करनी है तो बिल्ड करने के बाद ऑफिस जो ऑर्डर्स हैं, मैंने अभी समझाया था आपको, उनकी कॉपियाँ कलेक्ट करनी है, और फिर जो फाइनलाइज ड्राफ्ट होगा उसको स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट के साथ लगाना है आपने, ठीक है। पहले में बिल्ड करनी है कि केस क्या है, फिर आपने उस चीज़ की समरी बनानी है। मैं ये लास्ट बार में आपको समझा चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा। और एक स्टैंडर्ड जो गाइड फाइल है वो अपनी यूनिटी खो देगी, मतलब उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, आप उसको अपडेट नहीं करोगे। अब ये लाइन मैंने आपको ना पहले ही बताई हुई थी कि भाई कुछ भी होगा ना, मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा इसमें, किसी के भी बारे में पढ़ाऊंगा, उसको पीरियोडिकली रिव्यू करना जरूरी है, चेंजेस करने जरूरी है, नहीं तो वो आपके काम की नहीं रहेगी। अमेंडमेंट होते चले जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा एड्स टू प्रोसेसिंग में आता है, वो आता है एड टू प्रोसेसिंग में स्टैंडिंग नोट, ठीक है। अब जो ये वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ ना, एड टू प्रोसेसिंग या एड ऑफ प्रोसेसिंग जो था, तो सबसे पहले वीडियो आपने देखी होगी, उसमें जाओ, 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं, उनमें ही ये चीज़ें हैं। स्टैंडिंग गाइड फाइल, स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट, अब ये आ गया हमारा स्टैंडिंग नोट। अब ये नोट क्या होता है? तो ब्रीफली अगर आपको समझाऊं तो आपका नोट होता क्या है? एक कंप्लीट एक बैकग्राउंड होता है जितनी भी आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, ताकि आप उनको रिव्यू कर पाओ। काम कहाँ पे आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टैंडिंग नोट होता है आपका एक ऐसा नोट जो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर, भाई पॉलिसी एंड प्रोसीजर की बात हम काफ़ी देर से कर रहे हैं, लेकिन इनकी हिस्ट्री क्या है, बने कैसे, उसके बारे में आपको ना स्टैंडिंग नोट बताएगा। अब ये चीज़ें कहाँ पे काम में आती हैं? जब कोई भी पार्लियामेंट में रिप्लाई करता है ना ब्रीफली किसी क्वेश्चन का, तो वो आपका स्टैंडिंग नोट पे ही काम करता है, ठीक है। इंडक्शन जो मटेरियल है, ट्रेनिंग मटेरियल, वो भी आपका एक तरह से ऑब्जेक्टिव होता है इस चीज़ का कि इससे आपको ट्रेनिंग मिलती है। और एक कंप्लीट बैकग्राउंड होता ही है रिव्यू करने के लिए पुरानी पॉलिसीज़ को, ये मैंने आपको बताया है। जो पहले पॉलिसी चलती आ रही हैं, आज की डेट में जो भी चल रही हैं, उनको रिव्यू करना होगा, स्टैंडिंग नोट के थ्रू होता है। पार्लियामेंट की रिप्लाईज हैं वो इसके थ्रू होती हैं, और इंडक्शन और ट्रेनिंग का मटेरियल है वो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स में आता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट अपनी बात करेंगे प्रेसिडेंट बुक की। पहली क्लासेज में प्रेसिडेंट बुक का जिक्र जरूर हमने किया है, लेकिन बताया नहीं आपको। तो वो एक रजिस्टर होता है, आपने समझ के रखना है कि एक वो रजिस्टर है जिसमें आपके इम्पोर्टेंट रूल्स और डिसीजंस अटैच होते हैं, जो आपके कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप फटाक से उन्हें काम में ले लेते हो। अब थोड़ी देर बाद ना आपको ऐसे लगेगा कि प्रेसिडेंट बुक में भी रूल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, है ना, स्टैंडिंग नोट में भी रूल रेगुलेशन की बात की है, स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट में भी रूल रेगुलेशन की बात की है। तो देखो क्या होता है, आप एक क्लास को दोबारा देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़े से ना सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, बिकॉज ये आती किस में? आपका नॉलेज मैनेजमेंट में। नॉलेज का मतलब समझे ना आप, ज्ञान का जो भंडार है ना,
उसको मैनेज करना है आपने, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, जो भी रूल है, कॉपी है, पुराने कुछ भी पेपर्स हैं उनको किस तरह से सेव करना है, क्यों काम आएंगे आपके वो, तो यही पढ़ाऊँगा इसमें सारे में सारे। तो प्रेसिडेंट बुक में क्या होगा, आपको इंपॉर्टेंट रूलिंग्स और इसके बारे में पता लग जाएगा। जब आप कोई डिसीजन लोगे तो जो भी डीलिंग ऑफिसर होगा ना वो एग्जामाइन कर सकता है केस को उन रेफरेंसेस के हिसाब से कि भाई ऐसे होना था, आपने ऐसे किया है, तो एज पर रूल है या एज पर रूल नहीं है, ये आपको प्रेसिडेंट बुक। लेकिन आपने याद रखना है, जब भी आपसे पेपर पूछा जाएगा तो आपको बोला जाएगा कि ये एक रजिस्टर होता है, याद रखना है इस बात को, ठीक है। और एक ये वैल्यूएबल टूल होता है आपका पुरानी फाइलों को ना क्विक तरीके से निकालने के लिए, जो उस केस से संबंधित थी। मान लो आज के डेट में कोई नया केस आया, वो केस पहले भी था, तो प्रेसिडेंट बुक एक रजिस्टर होगा, रजिस्टर में जाओगे, देखोगे, आपको पता लगेगा इस डेट में इस दिन ये फाइल बनी हुई है, और उसके हिसाब से सारा का सारा। तो साथियों, प्रेसिडेंट बुक का आपको पता लगा, एक सिंपल एक रजिस्टर होता है, बट क्योंकि जो आपका रिट्राइवल है, पुरानी फाइल्स हैं जो, उनको अगर आपने क्विकली देखना है तो एक टूल की तरह काम करता है आपका। और जितने भी डीलिंग ऑफिसर्स होते हैं वो एग्जामाइन कर पाते हैं किसी भी केस को कि वो एज पर रूल रेगुलेशन या गाइडलाइन ऑन दैट सब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ समझ के रखना है कि प्रेसिडेंट का क्या होता है, एक रजिस्टर होता है जो आपका वैल्यूएबल टूल होता है, ताकि आपकी पुरानी फाइल्स के केसेस का आपको पता लग सके, ठीक है। सिंपल सी बात है। नए टॉपिक को समझाते हैं आपसे, रेफरेंस फोल्डर की बात करेंगे, ठीक है। तो रेफरेंस फोल्डर क्या है, ये भी आपका वही है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, एड टू प्रोसेसिंग है ना, या एड ऑफ प्रोसेसिंग होगा या एड टू प्रोसेसिंग, देख लेना क्या होता है कि भाई प्रोसेसिंग में जो किस तरह से आपको हेल्प मिलती है। तो ये जो टूल है वो यूज़ किया जाता है डीलिंग ऑफिसर्स के लिए, या किसी उस ऑफिसर के लिए जिनको डिस्कस करना है अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ, या वो कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। देखो, रेफरेंस फोल्डर कहाँ पे यूज़ होता है, या तो मीटिंग कर रहे हो, या वो ऑफिसर्स किसी अपने सीनियर ऑफिसर से किसी चीज़ पे डील कर रहे हो, या वो डीलिंग ऑफिसर हो, ठीक है। तो वो रेफरेंस फोल्डर उनके लिए बड़ा यूज़फुल रहता है। और आपको नई बात क्या है इसमें सीखने वाली, कि जो हर एक ऑफिसर होगा ना उसका अपना रेफरेंस फोल्डर होगा, ये आपने याद रखना है कि रेफरेंस फोल्डर क्या होता है, एक वो फोल्डर है जो हर एक इंडिविजुअल अपने आप बनाता है। रेफरेंस फोल्डर नीड्स टू बी अपडेटेड रेगुलरली ऑन एवरी अपडेशन ऑफ डाटा, ऑल्सो एवरी अमेंडमेंट टू द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑर्डर एंड गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी रेफरेंस फोल्डर है आपका, वो ये लाइन मैंने आपको ना शुरू में ही बताई थी जब मैंने आपको क्लास स्टार्ट कराई, कि इस लाइन को तो आप रट लो कि कुछ भी चीज़ हो ना, रेफरेंस फोल्डर, स्टैंडर्ड गार्ड फाइल, स्टैंडिंग गार्ड फाइल, कोई भी चीज़ हो आपके, ये सारे के सारे काम में आएगा ये वाली लाइन, कि जो भी डेटा है रेगुलरली ऑन अप टू डेट होना चाहिए, जो भी कोई अमेंडमेंट होता है उसमें तो वो ऑर्डर या गाइडलाइंस आपकी अटैच होनी चाहिए उस फाइल के साथ, वो सारी चीज़ें आपकी अटैच होनी चाहिए जो अमेंडमेंट्स हुई हैं या कोई रेगुलरली अपडेट्स हुई। तो आई होप आपको रेफरेंस फोल्डर के बारे में समझ में आया होगा। अब इंडक्शन मटेरियल की बात करेंगे। एवरी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शुड प्रिपेयर इंडक्शन मटेरियल अंडर द गाइडेंस ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी in charge of administration for the use of not only their officers but also for the convenience of other ministers या departments। मेन क्या हुआ, इंडक्शन मटेरियल को मैंने आपने समझाया ना, कि जब भी कोई नया बंदा, नया गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइन करता है किसी डिपार्टमेंट को, कोई ऑफिसर ज्वाइन करता है, तो उनको ना इंडक्शन मटेरियल दिया जाता है ताकि उनको समझ में आए कार्यवाहक प्रणाली जो होती है आपकी इंस्टीट्यूट की या आपके गवर्नमेंट की, वो सारी चीज़ें उनको समझ में आए। तो उनको एक मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, उनको बताई जाती हैं ये चीज़ें, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो ये इंडक्शन मटेरियल है। अब साफ साफ लिखा होता है इंडक्शन जो मटेरियल है उसमें आपके ना डिपार्टमेंट के या ऑर्गेनाइजेशन के ना फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में उसको पता होना चाहिए। मान लो कोई ऑफिसर ज्वाइन कर लेता है आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अब उसको पता होना चाहिए कि हायरार्की क्या है, कि उनकी रिपोर्टिंग डायरेक्टली डायरेक्टर को है या सीईओ को है, ठीक है। मतलब एक चैनल पता होगा, उनके बाद कितने उनके अंडर जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या एओ हैं या डबल एओ हैं, कौन कौन आते हैं, वो सब पता होना चाहिए। तो ये एक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद डिटेल्ड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी उनको पता होना चाहिए, हर एक डिवीजन का, हर एक सेक्शन का, हर एक आदमी का नाम, रूम नंबर, लोकेशन, इंचार्ज कौन है, टेलीफोन नंबर क्या है। ये आप समझ में आ गया होगा ना इंडक्शन मटेरियल क्या है। ये कुछ नहीं है, बस आपको ये है कोई नया
मान लो नेटर में कोई आता है तो सबसे पहले आपको क्या है, नेटर का एक चार्ट दिया जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे हायरार्की है, हर एक की आपको नंबर पता होंगे, अकाउंट ब्रांच यहाँ पे है, आपका इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन यहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफिस यहाँ पे है, तो उनके डिविजन्स की डीलिंग कौन है, उनके रूम नंबर क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उनके ऑफिसर इंचार्ज कौन है, उनके टेलीफोन नंबर्स क्या हैं, वो सब आपको बताए जाएंगे। तो मेनली क्या होता है, इंडक्शन मटेरियल आपका ओवरव्यू बताता है कि आपका डिपार्टमेंट क्या काम करता है और इस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन एम्प्लॉयज़ हैं, क्या क्या उनका जॉब क्राइटेरिया है। ठीक है, तो अब आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखता है कि मुझे ये बताना है कि इंडक्शन जो मटेरियल है वो किसकी गाइडेंस में बनाए जाते हैं। अंडर विच गाइडेंस इंडक्शन मटेरियल शुड बी प्रिपेयर्ड इन एवरी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो आपने कमेंट करके बताना है कि किसके गाइडेंस में ये बनाए जाते हैं। ये लाइन मैंने इसलिए नहीं बताई, ये दिखाई जरूर दे रही होगी आपको स्क्रीन पे कि आपने कमेंट करके मुझे ये बताना है। ठीक है साथियों, अब आते हैं मास्टर सर्कुलर्स। तो मास्टर सर्कुलर्स क्या होते हैं आपके, वो ऑर्डर होते हैं जो इंप्रूव करते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज को, इंफॉर्मेशन सिस्टम को। बिकॉज क्यों, क्योंकि मास्टर सर्कुलर समझ रहे हो ना, ईएल का फॉर्मेट है कोई तो मास्टर फॉर्मेट होगा ही, कोई भी ईएल लेगा, अंडर लीव लेगा तो इस फॉर्मेट को फिल करेगा। क्लियर, तो ये वो चीज़ होती है, आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। अब अगर इससे कोई रेफरेंस है ऑर्डर के, सर्कुलर के, तो उसमें क्या होगा, आपको हाइपर लिंक देखने को मिलेगा। हाइपर लिंक वाला कल की क्लास में हमने आपसे कमेंट करके पूछा था कि भाई हाइपर लिंक होता क्या है। तो बच्चे का कमेंट आया एक का कि हाइपर लिंक की शॉर्टकट की Ctrl+K होती है। बिल्कुल K होती है, जैसे ही आप करते हो तो ब्लूइश कलर में वो लिंक हो जाता है। उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो कोई वेबसाइट ओपन होगी या कोई अलग से डॉक्यूमेंट ओपन होता है। तो मास्टर सर्कुलर होगा, उसमें आपका अटैच एक लिंक प्रोवाइड होगा, आप पे क्लिक करोगे तो आपको दूसरे सर्कुलर्स या दूसरे ऑर्डर्स देखने को मिल जाएंगे। अब एक्टिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे। अब जितने मैंने सारे के सारे आपको एड टू प्रोसेसिंग पढ़ाए हैं, सबसे पहले पढ़ाया था नोट फॉर ए सक्सेसर। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ऑफिसर कंसर्न्ड। स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ब्रांच ऑफिसर। स्टैंडिंग गार्ड फाइल के लिए कौन होगा, सेक्शन ऑफिसर। याद रखना एसओ जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। प्रेसिडेंट बुक के लिए कौन होगा, ब्रांच ऑफिसर। रेफरेंस फोल्डर के लिए कौन होगा, ऑफिसर कंसर्न। तो ऑफिसर कंसर्न दो चीज़ों के लिए आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी नोट फॉर द सक्सेसर, क्योंकि साथियों ये किसी ऑफिसर का ही होता है, और रेफरेंस फोल्डर ये भी ऑफिसर का ही होता है। अब यहाँ पे ये स्टार जो हमने लगाए हुए हैं, इनका मतलब मैं समझाता हूँ कि ये इन चीज़ों से रिलेटेड किसी भी डीलिंग ऑफिसर की, किसी भी डीलिंग हैंड की हेल्प ले सकते हैं उस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। एज सच ऐसा नहीं है कि उनको ही वो चीज़ समझनी है, जिनकी उनको रिक्वायरमेंट होगी हेल्प की, जो आपके डिवीज़न के डीलिंग हैंड होंगे, क्लर्क होंगे, असिस्टेंट होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे, सेक्शन ऑफिसर होंगे, जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो कंसर्न आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे अब ये सेक्शन ऑफिसर है, सोचो यूडीसी से कोई रिलेटेड हेल्प हो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के या अपने डिपार्टमेंट के, तो वो ये हेल्प ले सकते हैं। तो एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो असाइंड है, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मॉक के क्वेश्चंस जो हम आपको डेटा टारगेट बैच में करवाएंगे, जो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है प्लस मेंबर्स के लिए, तो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे इसमें से, ठीक है। अब बात आ जाती है जिसका आप सब बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, मुझे पता है बोर तो शायद नहीं हुए होंगे। मॉक क्वेश्चंस की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, डैश फ्रॉम हिज हर प्रीडिसेसर इज एन इम्पोर्टेंट टूल टू कीप द वर्क प्रोग्रेस इन अ फ्लॉलेस मैनर। तो आज पहली बार ऐसा होगा जब मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज ये आंसर्स आपको पिन मिलेंगे आफ्टर सम टाइम, ठीक है, इनको हम पिन करेंगे। तो आपने बताना है कि कौन सा आपने बताना है कि कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जो वर्क प्रोसेस को फ्लॉलेस मैनर में करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टैंडिंग नोट, गाइड फाइल, नोट फॉर सक्सेसर या स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट। कमेंट करके बताना है आपने। क्वेश्चन 2 देखने को मिलेगा आपको कि एक ऐसा रजिस्टर बताना है जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में देखने को मिलता है, ताकि आप नोट फॉर इंपॉर्टेंट रूलिंग्स एंड डिसीजंस को रेडी रेफरेंस के लिए यूज़ कर सको। तो वो चीज़ बतानी है। स्टैंडिंग नोट होता है, इंडेंट बुक होती है, प्रेसिडेंट बुक होती है या रेफरेंस फोल्डर होता है साथियों, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका आ जाता है, इन अ डैश देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिमार्क्स इन द इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज फिजिकल फाइल कवर विच कुड बी यूज टू इंडिकेट द डिसीजन मेड यूजिंग की या कैच वर्ड्स।
ठीक है। तो आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉनिकली आप क्या यूज़ करते हो रिमार्क्स के लिए, ई फाइल यूज़ करते हो, मास्टर सर्कुलर, प्रेसिडेंट फोल्डर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथियों, तो ये आई थिंक एक क्वेश्चन और देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं एड टू प्रोसेसिंग में? तो नोट सक्सेसर, स्टैंडिंग गार्ड फाइल, स्टैंडिंग नोट, ये चारों के चारों ऑप्शन आपको गिवन है। आपने क्या करना है, आपने आंसर को कमेंट करके हमें बताना है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो मॉक क्वेश्चंस के आंसर आपको जरूर देखने को मिलेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेंगे आपको। आफ्टर सम टाइम उनको हम पिन करेंगे, बाद में आप उनको चेक कर सकते हो कि आपके आंसर ठीक हैं या ठीक नहीं है। ठीक है साथियों, तो इसी तरह से हमारी क्लासेज आती रहेंगी। आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है चैनल को, और कोई आपकी क्वेरी होती है प्लस मेंबर से रिलेटेड या कोई और क्वेरी, तो आप mannatofficial14@gmail.com पर हमें ईमेल करके पता कर सकते हो। तो साथियों, नेक्स्ट क्लास आपको जल्द देखने को मिलेगी। सिलेबस आपका वास्ट है, उसके हिसाब से आपने बार बार रिपीटिशन में अपनी क्लासेस को रिवाइज करते रहना है। तो साथियों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।